शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर के हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज जो महत्वपूर्ण लोकेशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत ये लोकेशन हम देखेंगे। आज हम चर्चा करेंगे ब्लैक सागर के बारे में। ब्लैक सागर हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, इसलिए हम ब्लैक सागर का मैप देखते हैं। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी है। पार्टिकुलरली क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो नॉर्मली पूछे गए थे कि कौन कौन से देश ब्लैक सागर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से आप क्लियरली देख सकते हैं। यदि हम नॉर्थ की तरफ में जाएंगे तो यूक्रेन का काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ से घिरा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं पेंसिल से आपको क्लियरली यहाँ पर बता देता हूँ कि यूक्रेन से कहाँ तक ये घिरा हुआ है। रोमानिया के किनारे से होते हुए आप जाएंगे, ठीक है, तो ओडेसा शहर पड़ेगा। फिर यहाँ से होते हुए इस प्रकार से आप देखेंगे याल्टा शहर है, सी ऑफ अजेव पड़ेगा और ये यहाँ पर पहुँच गए आप। पूरा ये यूक्रेन वाला एरिया है। यूक्रेन की एक रिवर है, ठीक है, डेनिप्रो रिवर। तो ये जो रिवर है इसका ये माउथ है, ठीक है, माउथ ऑफ डेन्यूब, सॉरी ये डेन्यूब रिवर का ये माउथ है, मुहाना है, ठीक है, यहाँ जा कर के अपने पानी को छोड़ रही। ठीक इसी प्रकार से आप निप्रो रिवर का भी देख सकते हैं। ये हो गया इसका निप्रो रिवर का सोर्स। आगे जाकर के हम देखेंगे रसिया का भी बहुत बड़ा जो एरिया है इस काला सागर से जुड़ा हुआ है। रसिया के नीचे की तरफ में यदि हम जाते हैं तो जॉर्जिया पड़ता है, और यदि इसके दक्षिण वाले हिस्से की तरफ जाएंगे तो बहुत बड़ा जो एरिया है टर्की का है, यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, जैसे कि इस्तांबुल, जोंगिडोक, सैमसन, ट्रेबजॉन, बटूमी तो ये जॉर्जिया का हिस्सा हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है आप देख रहे हैं ये टर्की का बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर पड़ता है। बुल्गारिया का कुछ कुछ हिस्सा पड़ जाता है और यहाँ का जो शहर है वारना इसके किनारे में लोकेटेड है। तो ये तो था ब्लैक सी का मैप। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सी ऑफ अजोव है, ये वाला जो हिस्सा है ये भी एक कहना चाहिए जल संधि से अलग हुआ है। इस जल संधि के बारे में भी हम देखेंगे। एक और यहाँ पर आपको जो है स्ट्रेट देखने को मिल जाएगी, वो है बोस्पोरस स्ट्रेट। बोस्पोरस स्ट्रेट, ये वाली बोस्पोरस स्ट्रेट हो गई यहाँ पर। इसी के माध्यम से ब्लैक सागर से आप कहाँ एंटर करते हैं, एजियन सागर में एंटर करते हैं। फिर बोस्पोरस स्ट्रेट पड़ेगा, फिर उसके बाद में सी ऑफ मरमरा पड़ेगा और आगे चल के जो है डार्डेनल स्ट्रेट पड़ता है। तब जाकर के हम जो है एजियन सागर होते हुए कहाँ पर एंटर करते हैं, हम एंटर करते हैं मेडिटेरियन सागर में। तो ये लोकेशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। वहीं यदि हम ब्लैक सागर के बारे में बात यदि करें तो अटलांटिक ओशियन की जो है कई रूप हमको देखने को मिले हैं। कोई कहीं फैल गया है, कोई कहीं फैल गया है, जिसको हम जो है मार्जिनल एंड इंक्लूज सी बोल रहे हैं। तो उसी का एक हिस्सा है ब्लैक सी। ये वन ऑफ द मार्जिनल सागर माना जाता है अटलांटिक ओशियन का, एंड ओशियंस 13th लार्जेस्ट सीगर। और वहीं यदि हम बात करें ओशियन का, ये 13वें नंबर का लार्जेस्ट सागर माना जाता है। कौन से ओशियन का? अटलांटिक ओशियन का। इसका एरिया आप देख सकते हैं 4,36,402 वर्ग किलोमीटर का है एंड हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 5,47,000 घन किलोमीटर। इसका आयतन यहाँ पर बताया जाता है। तो इसकी लोकेशन की यदि हम बात करें ना, तो ये क्या है ना, एशिया और यूरोप दोनों के बीच में लोकेटेड है। ये वेस्ट की तरफ में यदि आप देखेंगे तो बाल्कन पेनिनसुला पड़ जाता है। साउथ ईस्ट की तरफ में यदि आप जाएंगे तो यूरोप पड़ जाएगा। टू द ईस्ट बाई काक्सस, यदि पूरब की तरफ में जाएंगे तो काक्सस पर्वत पड़ जाएगा। नॉर्थ की तरफ में जाएंगे तो ईस्ट यूरोपियन मैदान पड़ जाएंगे। एंड साउथ की तरफ में यदि हम जाते हैं तो एनाटोलिया ऑफ वेस्टर्न एशिया पड़ जाता है। ब्लैक सी ड्रेनेज बेसिन ड्रेन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग द 6 कंट्रीज दैट शेयर इट्स कोस्ट। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ में कोस्ट को शेयर करने का काम करते हैं। इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको हम जो है यहीं पर शॉर्टकट में समाप्त करते हैं। यदि आपको ब्लैक सागर के बारे में थोड़ी सी और भी ज़्यादा जानकारी देखना है तो आप सीधे जो है हमारे वर्ल्ड जियोग्राफिक बाय मैप के माध्यम से जो हम
वीडियो बनाए हैं, उसमें ब्लैक सागर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैप के माध्यम से हम समझे हैं। वहाँ पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं ब्लैक सी के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के माध्यम से क्या हो रहा है, अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है ना, तो यूक्रेन कोई जहाज़ यदि भेज रहा है अपने अनाज का, तो क्या है, रसिया की आर्मी उसको लूटेगी नहीं, उसको बम गोले से उड़ाएगी नहीं, मिसाइल से नहीं उड़ाएगी, ऐसी कुछ बातचीत हुई थी। तो कुल मिलाकर के ये प्रॉमिस किया गया था कि वर्ल्ड लेवल पर जो अभी दिक्कत चल रही है, जैसे कि हो सकता है रसिया को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, हो सकता है रसिया भी कोई चीज़ भेज रहा है तो उसके बदले में कुछ मंगवाना चाहे, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है रसिया यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। इस प्रकार से कुछ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव चलाई गई थी उस टाइम में। तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस हैं, वो इस मिशन है कि हम कैसे करके जो है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को फिर से रिवाइव कर सके। शॉर्टकट में इसको क्या बोला जाता है, BCGI या फिर BSI बोलते हैं। इन द टॉक ऑन द साइड लाइन ऑफ द समिट, तो अभी जो G20 का समिट चल रहा है हाल फिलहाल में, इसी के साथ साथ में यदि सोचा जा रहा है कि हम यदि इस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को रिवाइव कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा यूक्रेन और रसिया के लिए। इस डील के माध्यम से जो एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन है फ्रॉम रसिया एंड यूक्रेन लैप्स्ड इन जुलाई, इसके चलते चलते क्या हुआ था, जो एक्सपोर्ट होना चाहिए था जुलाई के महीने में रसिया और यूक्रेन का, वो नहीं हो पाया था, युद्ध वाली कंडीशन चल रही थी। इसी के चलते चलते ये सब हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। दैट विल गिव एश्योरेंस टू रसिया फॉर एन एक्सचेंज दैट विल अलाउ ग्रेन एक्सपोर्ट फ्रॉम ब्लॉकेडेड यूक्रेन पोर्ट टू रीस्टार्ट द अर्लीस्ट। जितने जल्दी से जल्दी हो सके अभी जो ब्लॉकेट लगा है यूक्रेनियन पोर्ट के ऊपर, आप जो है रीस्टार्ट करिए ग्रेन के एक्सपोर्ट को, ऐसा यहाँ पर आशा करी जाती है। BSI के बारे में यदि हम बात करें, जिसको साइन किया गया था ताकि जो मैसिव शॉर्टेज चल रहा है गेहूं का, सनफ्लावर का एंड अदर कमोडिटीज़ का ड्यू टू यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट लैप्स्ड ऑन 17 जुलाई आफ्टर रसिया रिफ्यूज टू रिन्यू द डील सिटिंग अनकेप्ड प्रॉमिस बाय द वेस्टर्न कंट्रीज़। अब रसिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, जब रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं तो रसिया का भी दिमाग ख़राब होता है कि मैं भी क्या कर सकता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। तो बस यही वाली बात है जिसके चलते चलते जो देश दुनिया है ना, उसको गेहूं की या फिर अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमतों में इन्फ्लेशन हमको देखने को मिला था। इसके अंतर्गत जो है देखिए, यूरोपियन यूनियन और ये जो US सैंक्शंस है ना, एंड इन रिटर्न रिसीविंग गारंटी दैट रसिया विल नॉट थ्रेटन और बॉम्ब यूक्रेनियन शिप और पोर्ट एक्सपोर्टिंग ग्रेन। यदि रसिया के ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, वो सैंक्शन में थोड़ी बहुत ढील देते हैं, सैंक्शन को हटाते हैं, तो रसिया क्या काम करेगा, यूक्रेन जो अपने जहाज़ भेज रहा है अनाज, उसको बॉम्ब से नहीं उड़ाएगा, उनको रोकेगा नहीं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो अफ्रीकन यूनियन है एक प्रकार से कॉन्टिनेंटल बॉडी मानी जाती है, संस्था मानी जाती है। कॉन्टिनेंटल हम किसको बोलेंगे, ये महाद्वीप से रिलेटेड है, कॉन्टिनेंटल संस्था है। इसमें 55 मेंबर स्टेट शामिल हैं दैट मेकअप द कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जिसके चलते चलते अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का निर्माण हो रहा है। फॉर्मेशन की यदि हम बात करें 1963 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को फाउंड किया गया था, किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अफ्रीका के द्वारा। तो अफ्रीका के जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र स्टेट थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी बनाया था 1963 में। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का जो उद्देश्य था, जो अफ्रीकन स्टेट हैं, अफ्रीका के जितने भी देश हैं, उनके बीच में कैसे करके हम कोऑपरेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। 1980 में लागोस प्लान ऑफ एक्शन को एडॉप्ट किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
अफ्रीकन यूनिटी के माध्यम से। द प्लान सजेस्टेड दैट अफ्रीका शुड मिनिमाइज रिलायंस अपॉन द वेस्ट बाय प्रमोटिंग इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड। इसमें कहा गया था कि हमें जो है वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर कम से कम रिलाय रहना है और हमें जो है इंफ्रा अफ्रीकन ट्रेड को बढ़ावा देना है। फिर 2002 में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी क्या हुआ, सक्सीडेड हुआ मतलब इसकी जगह इसने ले लिया। किसने ले लिया? अफ्रीकन यूनियन ने ले लिया। तो सन 2000 में हम देखते हैं, सन 2002 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने अफ्रीकन यूनियन का रूप ले लिया, विच हैड एज वन ऑफ इट्स गोल टू एक्सिलरेट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। इसने एक उद्देश्य रखा था कि इस कॉन्टिनेंट में हम कैसे करके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं G20 मीटिंग में क्या चीज़ निर्धारित किया गया है कि अफ्रीकन यूनियन जो है G20 को ज्वाइन करेगा, ऐसा शेरपास की तरफ से फाइनल हो गया है। तो बहुत लंबे समय से ये बात चली आ रही है कि इस प्रकार से जो मोस्ट पावरफुल संस्थाएं बनाई गई हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे G20 की हम बात कर लें, ऐसी G20 संस्थाओं में यदि हम अफ्रीकन जैसी कंट्रीज़ को शामिल करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी विविधता यहाँ पर आने वाली है और जो पिछड़े हुए देश हैं वो भी डेवलप हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर के अफ्रीकन यूनियन यदि इसमें शामिल होता है तो ये काफ़ी बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू माना जा रहा है, विद बोथ रशियन एंड चाइनीज़ ऑफिशियल बैकिंग द मूव, क्योंकि यहाँ पर रशिया भी सपोर्ट कर रहा था और चाइना भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ये बात अनक्लियर है वेदर द फोरम विल बी रीनेम्ड G21। इसका नाम G21 कब रखा जाएगा अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। अफ्रीकन यूनियन अब जो है ज्वाइन कर लेगा G20 को। जो नेगोशिएटर हैं वो एग्री हो गए हैं कि हम जो है इसकी मेंबरशिप के लिए क्लियरेंस दे दिए हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो 55 मेंबर वाला अफ्रीकन यूनियन है वो ज्वाइन कर लेगा यूरोपियन यूनियन को एज द ओनली 2 रीजनल बॉडीज़ इन G20। यहाँ पर आपको जो है 2 रीजनल बॉडी देखने को मिल जाएंगी, एक यूरोपियन यूनियन और दूसरा अफ्रीकन यूनियन। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि G20 का जो नाम है वो आखिर कब हो जाएगा। तो जब तक ये इसका इंडक्शन नहीं हो जाता है तब तक इसका नाम चेंज नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा बीच में यहाँ पर हम विराम लेना चाहते हैं। कल मैं क्या है ना वीडियो बना नहीं पाया था। कल मैं डोंगरगढ़ गया था कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव देखने के लिए। तो बहुत ही फेमस है डोंगरगढ़, यदि देखा जाए छत्तीसगढ़ में यदि कहीं बात करें तो उतना तो मैं कहीं नहीं सुना हूँ, जैसे कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर की यदि हम बात करें, बिलासपुर की बात करें, लेकिन डोंगरगढ़ में इतना धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे आसपास के गांव के लोग आते हैं, शहर के लोग आते हैं, मतलब सड़क में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा माहौल है। ठीक है, पूरा बाहर से डीजे मंगाया जाता है, मटकी तोड़ प्रतियोगिता होती है इतनी भीड़ भाड़ के बीच में। और यहाँ पर जो इनाम रखा गया था इस बार, मतलब जहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है, वैसे तो चौक चौक में, हर चौक में यहाँ पर होता ही है, 55,000 रुपये इनाम रखा गया था और यहाँ पर मटकी तोड़ प्रतियोगिता हुई थी। तो काफ़ी कंपटीशन रहता है यहाँ पर। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो आज का एडिटोरियल है वो हमारा साउथ कोरिया और इंडिया के रिलेशन को बताता है। यदि जब कभी हमें जो है साउथ कोरिया के साथ में भारत के रिलेशन के बारे में कभी कुछ लिखना रहे तो इस एडिटोरियल के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। साउथ कोरिया, जापान एंड US ट्राइलैटरल मीटिंग के माध्यम से, ये जो ट्राइलैटरल मीटिंग चल रही है इसके माध्यम से नई दिल्ली कैसे करके अपने जो उद्देश्य हैं, कैसे करके अपने जो रिलेशन हैं उसको आगे बढ़ा सकता है, कैसे करके नई दिल्ली और जो सियोल है वो हमें एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम इन्हेंस करें हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को। कैंप डेविड समिट की बात करें, अगस्त 2023 में इसका आयोजन किया गया था। ये काफ़ी हिस्टोरिक माना जा रहा है। कैंप डेविड समिट अगस्त में इसी साल में आयोजित किया गया था। इसमें शामिल हुए थे अमेरिका, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया।
तो कुल मिलाकर के ये जो मीटिंग हुई थी, यहाँ पर आप स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप देख सकते हैं इन तीन ट्रेडिशनल अलायंस के बीच में। अब यहाँ पर इनके बीच में एलाय बन रहा है, संगठन बन रहा है, तो नई दिल्ली को भी एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हम भी कैसे करके, देखिए अमेरिका के साथ में, जापान के साथ में तो ऑलरेडी से हमारे रिलेशन ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन हमें एक मौका मिल गया है कि हम साउथ कोरिया के साथ में भी अपने रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं। एज इंडिया एंड ROK कॉमरेड 15th ईयर ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन, इंडिया और ROK हम किसको बोल रहे हैं, अभी ये जो तीन जो ग्रुप है, तीन देशों का, यूनाइटेड स्टेट, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ में हमारा जो रिलेशन है, कहना चाहिए वो 50 साल होने वाले हैं। इंडिया एंड ROK कॉमरेड द 15th ईयर ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन। ये जो कैंप डेविड समिट है, इसके अलावा ए रिफ्रेशिंगली न्यू स्ट्रेटजिक थिंकिंग इन सियोल, ये ऑफ़र करती है हमें एक अपॉर्चुनिटी, हम री इमेजिन कर सकते हैं हमारे रिलेशन को साउथ कोरिया के साथ में, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन की यदि हम बात करें तो। वहीं जापान, अमेरिका एंड साउथ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इनके पास में पोटेंशियल है कि वो इमर्ज हो सकते हैं एज ए की पीस के तौर पर इंडिया के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, क्योंकि जो स्ट्रेटजी हमारी है वही स्ट्रेटजी इन देशों की भी है। फिर भी यहाँ पर एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंडिया ROK स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, यदि हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, यदि रीसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें, ईस्ट एशियन रीजन में जो पैदा हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को हमें आउटलाइन करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में जो कैंप डेविड मीटिंग हुई है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। फॉर वन, इट इंडिकेट ए मच नीडेड रिपेयर इन सियोल टोक्यो रिलेशंस। पहले नंबर की बात यह है, ये जो मीटिंग है वो सियोल और टोक्यो के रिलेशनशिप में रिपेयरिंग करने का काम कर रही है। तो ये जो पॉजिटिव बायलैटरल डेवलपमेंट हो रहा है इज़ द फंक्शन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ चेंजिंग रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बाय द थ्री कंट्रीज़। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है ना, उसमें भी हमको बदलाव देखने को मिला है। अब जैसे कि ऑकस है, US, UK, ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड भी है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US है, या फिर चिप 4 की बात करें हम, US, जापान, ताइवान एंड साउथ कोरिया, लीड टू ए स्ट्रेंथन US लेड अलायंस स्ट्रक्चर। तो कुल मिलाकर के US जिसका लीडर है वो हमेशा से जो है अलायंस बनाते चले आ रहा है ताकि दूसरे देशों को काउंटर किया जा सके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रसिया, और यदि हम चाइना की बात करें तो। सेकेंड नंबर की जो बात है, इस समिट में ये पोटेंशियल है टू सेट साउथ कोरिया ऑन ए न्यू स्ट्रेटजिक डायरेक्शन। इस मीटिंग के माध्यम से साउथ कोरिया क्या है, नया स्ट्रेटजिक डायरेक्शन अपना तैयार कर सकता है। पार्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन की यहाँ पर बात करी जाती है, और इसमें जो रिलेशन है जापान के साथ में कुछ बेहतर होंगे, एंड नई एनर्जी आएगी अमेरिकन व्यू को लेकर के कि अमेरिका क्या सोचता है चाइना के बारे में, एंड इन्हेंस किया जाएगा इंगेजमेंट इंडो पैसिफिक रीजन में। तीसरे नंबर की बात यह है, इसके माध्यम से स्ट्रेटजिक शिफ्ट देखा जाएगा सियोल के ट्रेडिशनल अप्रोच में, नॉट ऑफेंडिंग चाइना एट एनी कॉस्ट। कुल मिलाकर के चाइना को बचाना नहीं है, नए नए देशों को इसलिए भी शामिल अमेरिका कर रहा है, क्योंकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट रही थी सियोल की, एग्जाम्पल के तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा जो है हिचकिचाते थे कि हमें जो है चाइना के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना है, पोटेंशियल स्ट्रेटजिक फॉल आउट एंड सियोल्स इकोनॉमिक प्रॉक्सिमिटी टू बीजिंग, क्योंकि कहीं हमारी जो है इकोनॉमी है वो ना बिगड़ जाए, हमारे इकोनॉमिक रिलेशन ना बिगड़ जाए, क्योंकि हमारा जो 20% टोटल एक्सपोर्ट का 20% हिस्सा है वो हम कहाँ भेज रहे हैं, चाइना भेज रहे हैं, ऐसा कहना था साउथ कोरिया का। लेकिन अभी जो नया विचार यहाँ पर जन्म हो रहा है, नए विचारों का जो जन्म हो रहा है, वो ये इंडिकेट करता है कि जो ट्रेड डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर में डज नॉट मीन पैसिविटी टुवार्ड ए ग्रोइंग चाइनीज़ मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है हमारे रीजन में अपनी मिलिट्री को ला करके खड़ा कर दो, ऐसा कहना है साउथ कोरिया का। फोर्थ नंबर की बात यह है, देयर इज़
टुडे इज कीन डिज़ायर इन द ROK टू ज्वाइन द क्वाड ग्रुपिंग। एक चीज़ और ये हो सकती है कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है क्वाड ग्रुपिंग को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि सियोल ने कई बार इच्छा जाहिर करी है कि देखिए हम जो है टोक्यो का थोड़ा सपोर्ट चाहें, ताकि जो हिस्टोरिकल मेमोरीज रही हैं हमारी जो है उसमें हम थोड़ा सा सुधार कर सकें। इसके अलावा ये भी चांस है कि जो है क्वाड प्लस के लिए साउथ कोरिया मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। साउथ कोरिया को ग्लोबल पिवोटल रोल के हिसाब से हम देखें तो किस प्रकार से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। फाइनली बताया जा रहा है कि देयर इज़ ए न्यू फॉरेन पॉलिसी इंथुजियाज्म इन सियोल टुडे। आज के समय में सियोल में नई फॉरेन पॉलिसी चल रही है। प्रेसिडेंट यून सुक योल ने डिक्लेयर किया है कि जो मेन गोल है इसकी फॉरेन पॉलिसी का वो ये है कि साउथ कोरिया को हम पूरे ग्लोबल स्टेज तक लेकर के जाएंगे। हमारे देश का जो गोल रखा गया है वो ऐसा है कि हमें अमेरिका और जापान के साथ में इंगेज होकर के चलना है, यूक्रेन का सपोर्ट करना है, इसके अलावा चाइना से जो चैलेंज पैदा हो रहा है उसका सामना करना है। एंड हमारी ये इच्छा है कि हम एक काफ़ी बड़ा रोल अदा करें इंडो पैसिफिक अंडरलाइन दिस न्यू वर्जन। इसके बाद इंडिया और ROK के रिलेशनशिप बताए जाते हैं कि कैसे चल रहे हैं। इस जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें, ये चीज़ हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है इंडिया एंड ROK को कि आप जो है इन्हेंस करिए अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को इन द 15th ईयर ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन। आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन के 50 साल होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे रीज़न हैं कि आखिर क्यों कोरिया, साउथ कोरिया हमारा नेचुरल पार्टनर माना जाता है इंडो पैसिफिक रीजन में। यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना बार बार आने वाला है, इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन का यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं कौन कौन से देश इसमें आ जाते हैं। चाइना, इंडिया, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये इंडियन ओशियन का भी कुछ हिस्सा जाता, तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस एरिया में चाइना क्या काम करता है ना, कभी कभी जैसे दूसरे देशों के मछुआरे आ रहे हैं तो उनको पकड़ लेगा, अपने जो जहाज़ हैं दूसरे देश की समुद्री सीमा के किनारे भेज देगा। इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं चाइना के द्वारा। इसलिए कहते हैं कि चाइना जो है ना केवल ज़मीन पर, इसके अलावा समुद्र पर भी अपना कब्जा जमाते जा रहा है। पहले नंबर की बात यह है, साउथ कोरिया की जो लोकेशन है वो इंडो पैसिफिक पड़ती है, मतलब चाइना के आप क्लोज में मान सकते हैं। While being as US ally provide India with like-minded strategic partner, और इसमें US तो है ही लाइक माइंडेड है, साउथ कोरिया भी लाइक माइंडेड है, इसलिए हम कह रहे हैं कि लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का हमें थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। दोनों के दोनों जो देश हैं चाइना के राइज होने को लेकर के चिंतित हैं। तो चाइना और इसकी जो यूनिलैटरल अटेम्प्ट है टू रीऑर्डरिंग एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आर ऑफ द ग्रेट कंसर्न। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि एशियन जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है चाइना उसको बदलने की कोशिश करता है। तीसरे नंबर की बात यह है, इंडिया सियोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टनर के तौर पर उभर सकते हैं ऐसे टाइम में जबकि इंडिया जो है अमेरिका के क्लोज जा रहा है, जितना क्लोज पहले कभी भी नहीं गया था अपनी हिस्ट्री में, और वो भी चिंतित है चाइनीज़ इंटेंशंस को लेकर के एंड पावर लाइक नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। तो ना ही उसने चाइना की इस पावर को इस प्रकार से सामना किया है हिस्ट्री में। अब इसके बाद बात करें कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है, तो डिफेंस सेक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर वाला सेक्टर है, इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। वहीं यदि हम पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल की बात करें, दोनों ही साइड को कंसिडर करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा एक एनुअल समिट एट द लेवल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। तो वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर आए, हमारा फॉरेन मिनिस्टर जाए, इस प्रकार की बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ में 2+2 फॉर्मेट के डायलॉग हो सकते हैं। इंडिया करेंटली 2+2 डायलॉग करता है US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया के साथ में। इसके अलावा वहाँ का प्रधानमंत्री आए, हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री आए, ऐसी रेसिप्रोकल विजिट भी हो सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। दोनों जो साइड हैं
could be even more ambitious and explore the possibility of negotiating a South Korea, Japan, India, US initiative on critical and emerging technology। तो साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर में थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग करने का काम किया जाए। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा सेक्टर आप देख सकते हैं, जैसे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक एंड ऑटोनोमस सिस्टम, ऑग्यूमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, इन्वायरमेंटल सेंसर, हेल्थ सेंसर। तो आने वाला जो फ्यूचर है उस फ्यूचर के लिए ये सारी चीज़ें काम में आने वाली। डिफेंस सेक्टर में भी हमें काम करने की ज़रूरत है। डिफेंस सेक्टर में हम रिलेशन को कैसे करके मजबूत कर सकते हैं। साउथ कोरिया की इच्छा है और उसकी एबिलिटी है कि वो इंडिया के जो डिफेंस की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से। अभी हाल फिलहाल में K9 वज्र की बात करें, एक 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होविटजर टोप है जिसको बिल्ड किया गया था L&T के द्वारा विथ टेक्नोलॉजी फ्रॉम साउथ कोरियाज हनवा डिफेंस। ये एक एग्जाम्पल माना जाता है। इसके बाद साउथ कोरियन बिल्ड K2 ब्लैक पैंथर टैंक की बात करें, ये भी हम जो है को प्रोड्यूस किए हैं इंडिया में फॉर इंडियन आर्मी और थर्ड कंट्रीज़। सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर के से रिलेटेड भी जो है हम हमारे रिलेशन को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। एक और जो एरिया ऑफ कोलेब्रेशन है जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है वो है कोरियन बिल्ड सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर के। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि इंडिया जो है अभी भी इंपोर्ट नहीं कर पाता है न्यूक्लियर रिएक्टर को। तो कंक्लूज़न ऑफ, यदि हम इवन द कंक्लूज़न ऑफ द इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के अंतर्गत इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सेफगार्ड्स एग्रीमेंट एंड न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वेवियर, हमें जो है थोड़ी सी वेवियर भी प्रोवाइड करी गई है। न्यू दिल्ली हैज़ नॉट बीन एबल टू इम्पोर्ट एनी न्यूक्लियर रिएक्टर ड्यू टू डिफ़िकल्टीज फॉरेन सप्लायर्स हैव विद इंडियाज़ न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ। अब इंडिया का जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ है इसके चलते चलते जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं हमें इस प्रकार के रिएक्टर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ में इंडिया की जो ज़रूरत है कि वो अपने ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करे, इस चीज़ को भी पूरा किया जा सकता है साउथ कोरिया के द्वारा, जैसे बायोमास, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी के रूप में हमारी मदद कर सकता है साउथ कोरिया। क्योंकि साउथ कोरिया जो है न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड कर रहा कहाँ कहाँ, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब एंड सेंट्रल यूरोपियन स्टेट को।